उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कोटद्वार में बारिश से मुसीबतें फिर से बढ़नी शुरू हो गई हैं। तेज बारिश के बाद उफान पर आए तेली स्रोत गदेरे में पानी के सैलाब के बीच एक कार फंस गई है। गनीमत ये रही कि कार सवार युवकों को समय रहते स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। किशनपुरी मार्केट से सिगड्डी ग्रोथ सेंटर जाने के लिए तेली स्रोत बरसाती नाले को पार करना पड़ता है और भारी बारिश के चलते गदेरे में अचानक पानी के सैलाब आ गया और एक कार बीच में ही फंस गई। इसकी तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार बढ़ता गया पानी का बहाव और कुछ देर बाद ही कार गदेरे में बह गई। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार की, आखिर किस तरीके से कार फंसी रही और नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से मूसलाधार बारिश से एनएच पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। रास्ते बंद हो गए हैं और ये 7 ऐसे जिले आज भी हैं जहां पर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर कोटद्वार की ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड एक तरफ, दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां हैं। कोटद्वार के पहाड़ी इलाकों में देर रात से आफत की बारिश जारी है। वहीं सिद्धबली मंदिर के पास भूस्खलन होने से सड़क बंद है। तेज बारिश के बाद नदी और बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। लोगों के लिए भारी मुसीबत यहां पर खड़ी है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को लोग मजबूर हैं। ऐसे में सवाल यही कि आखिर किस तरीके से परेशानियां चरम पर हैं। पहाड़ में मुसीबत की बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। परेशानी गाड़ी हमने कोटद्वार खड़ी कर दी, अब हम पैदल जा रहे हैं घर। बहुत बुरा हाल है। क्या कुछ सुनने में क्या स्थिति है? बहुत रोड राड सब बंद है, मतलब पूरा 3-4 जगह खराब है। हाँ, अब तो बस पैदल ही जाना है घर। आम तोड़ के बाद देखेंगे तो अगर गाड़ी बहुत डेंजर है, मतलब पैदल भी है। जाना तो है, अब क्या करना है। देहरादून में देर रात बारिश का कहर देखने को मिला है। तेज बारिश से सड़कों पर नदियां बहने लगी हैं। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां भी फंस गई हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पानी के बहाव में बाइक गिर गई है। स्मार्ट सिटी इलाके में जलभराव से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देहरादून में भी यही हाल है। देहरादून में भी कई बाइक और स्कूटी ज्यादा पानी के बहाव में फंस गई हैं और देखिए किस तरीके से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। स्कूटी को कैसे उठाया जा रहा है, बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं क्योंकि लगातार बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। बागेश्वर में भी यही हाल है। तेज बारिश से नदियां और बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। जिले में हो रही बारिश से सरयू और गोमती नदी भी उफान पर है। सरयू का तेज बहाव अब डराने लगा है। नदी का बहाव तेज होने के बाद प्रशासन अलर्ट है और लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील कर रहा है। तो यही अपील है वहां के स्थानीय लोगों से कि नदी किनारे बिल्कुल भी ना जाएं क्योंकि बागेश्वर में भी यही हाल है। अपना ख्याल रखें। उत्तराखंड में आज 7 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद शासन ने सभी 7 जिलों के डीएम को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। तो ये 7 जिले हैं जहां पर बारिश होगी और बहुत ज्यादा बारिश होगी। कोई जीसीबी वगैरह बुलाता ना। टिहरी, देहरादून, पौड़ी में रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर और यहां के जो डीएम हैं उनको खासतौर पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी स्थिति में डीएम का अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सुनील नवप्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं और बलबीर परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तरकाशी से। सबसे पहले सुनील, देहरादून की अगर हम बात करें तो मैदानी इलाके हैं देहरादून में ज्यादातर, बावजूद इसके यहां पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किए गए हैं और कौन कौन से जिलों को अभी सतर्क रहना है? देखिए, मौसम विभाग ने 24 सितंबर तक ऑरेंज और रेड अलर्ट का नोटिस जारी किया है, यानी कि इस दौरान 24 सितंबर तक भारी से भारी बारिश हो सकती है। और खासकर अभी जो तात्कालिक तौर पर जो फोरकास्ट किया गया है वो 7 जिलों के लिए है, जिसमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले। इसमें कहा गया है कि यहां पर अगले 24 घंटे के अंदर भारी से भारी बारिश हो सकती है और उसका इम्पैक्ट रात भर से यहां पर देखने को भी मिल रहा है। देहरादून में रात भर से बारिश जारी है। बागेश्वर का हाल आपने अभी देखा। टिहरी और पौड़ी के भी कुछ इलाकों में, खासकर लैंसडाउन और कोटद्वार के इलाके में, वहां पर लगातार बारिश जारी है। इस बारिश के चलते जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो सड़कों का बंद होना है। अभी ऋषिकेश से नरेंद्र नगर के बीच, टिहरी के बीच नरेंद्र नगर में नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ है। कोटद्वार से पौड़ी के बीच नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ 250 से अधिक सड़कें बंद पड़ी और इनके चलते जो कनेक्टिविटी है गांवों की, लोगों की, शहरों की, वो पूरी तरह से ठप पड़ गई है। खासकर लैंडस्लाइड एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। कल आपने टिहरी के हालात देखे कि अचानक से लैंडस्लाइड हुआ, 5 लोग इसमें काल कौलित हो गए। ये लगातार घटनाएं घट रही हैं। तो आज शासन की ओर से भी इन 7 जिलों के डीएम को अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा लोगों के व्यक्तिगत मोबाइल पर भी मैसेज भेजे जा रहे हैं। हर 3 घंटे का अलर्ट जारी किया जा रहा है कि किस जिले में मौसम की क्या स्थिति रहने वाली है। लोगों से अपेक्षा की जा रही है कि वो ऐसे मौसम में जब सड़कें बंद हो, लगातार लैंडस्लाइड हो रहा हो, भारी से भारी बारिश हो रही हो, तो जरूरी ना हो तो जरूरी होने पर ही घर से निकले और बेहद घर से निकलते हुए भी एहतियात बरतें, क्योंकि राज्य में अभी तक पिछले 2 से ढाई महीने में इसी जी ठीक है सुनील, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। बलबीर परमार भी हमारे साथ है। बलबीर, उत्तरकाशी का तो हाल ही बुरा है। यहां पर नदियां उफान पर हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। जो तीर्थयात्री हैं, खासतौर पर जो बद्रीनाथ जाते हैं, उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि बड़े बड़े हाईवे बंद हो गए हैं। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, उत्तरकाशी की हम बात करें तो जिस तरह से बारिश हुई है पिछले 2 माह में, तो काफी नुकसान सड़कों को पहुंचा है। अभी भी जो एक दर्जन से ज्यादा सड़कें गांव की बंद है, जो पिछले 20 दिन से नहीं खुल पाई है। और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे हर दिन बंद हो रहा है, जिससे जो यात्री है घंटों उन्हें जाम का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से अलर्ट फिर से जारी किया गया है, उसको देखते यही कहा जा सकता है कि अगर बारिश फिर से तेज होती है तो जो हाईवे है, काफी खस्ता हाल हाईवे की कंडीशन बन गई है। जगह जगह लैंडस्लाइड बड़ी संख्या में कई डेंजर पॉइंट बन चुके हैं। तो ऐसे में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो यात्री है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां भी भूस्खलन से हालात खराब है। कई जगह भूदसाव की स्थिति बनी है। कई जगह गांव में रास्ते नहीं है। जो स्कूली बच्चे हैं वो भी जान जोखिम में डाल के कई गांव में सफर कर रहे हैं। तो बारिश से हालात काफी खराब है। और जिस तरह से अलर्ट जारी किया हुआ है, आज सुबह की एक घटना सामने आई कि यमुना नदी किनारे एक व्यक्ति गया और तेज बहाव में बह गया। तो जिसको एसडीआरएफ ने अभी थोड़ी देर पहले सबको रेस्क्यू कर निकाला है। तो कह सकते हैं कि हालात काफी खराब है। और यही प्रशासन जो अपील कर रहा है कि नदी किनारे ना जाएं और यात्रा से बचें, क्योंकि कई जगह लैंडस्लाइड की स्थिति बनी हुई है। डबरकोट में लगातार पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है, तो वहां पे भी ट्रैफिक को रोका जा रहा है, फिर उसके बाद थ्रो किया जा रहा है। तो अगर बारिश होती है फिर कहीं ना कहीं फिर से हालात खराब हो सकते हैं। और जो प्रशासन है अलर्ट मोड पर इस समय नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। सुनील आपका भी और बलबीर आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। चमोली में आफत की बारिश लगातार जारी है। जगह जगह पर सड़क बंद होने से ग्रामीण इलाकों में समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। ग्रामीण इलाकों में खाद्यान्न संकट भी गहराने लगा है। जिले में 50 से ज्यादा सड़कें बारिश के कारण बंद हो चुकी हैं। सड़कों को खोलने का काम भी दूसरी तरफ लगातार जारी है, लेकिन बारिश से मुश्किल बढ़ती ही चली जा रही है। देहरादून में शिक्षा विभाग के गजब हाल हैं, जहां मौसम विभाग ने दून में जारी किया था ऑरेंज अलर्ट के बाद भी दिन भर की चुप्पी के बाद रात 11 बजे जागा जिले का शिक्षा विभाग। सीईओ देहरादून ने रात 11 बजे आदेश जारी किया।
ब्लॉक लेवल अफसरों को जारी आदेश में कहा गया है कि बारिश की स्थिति का आकलन कर अपने क्षेत्र में छुट्टी घोषित कर सकते हैं अफसर। अब बड़ा सवाल ये कि रात 11 बजे हर छात्र को कौन और कैसे ये सूचना देगा। टिहरी के चंबा में दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। देर रात एसडीआरएफ ने एक शव और मलबे से बाहर निकाला है। मरने वालों में एक बच्चा समेत 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सोमवार को चंबा थाने के पास बनी पार्किंग के ऊपर पहाड़ी से भारी मलबा आ गया। मलबे की चपेट में गाड़ी में बैठे लोग आ गए थे। कुछ गाड़ियां और 2 पहिया वाहन भी मलबे की चपेट में आए थे, जिसके बाद अब मरने वालों की संख्या कुल 5 हो गई है। मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत हो गई। टिहरी में 2 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हुई है। बीती रात एक और शव को बाहर निकाला गया। सफल इन्वेस्टर समिट का धाकड़ प्लान। जी हां, उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सोमवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग क्षेत्रों के औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। सीएम ने निवेशकों को राज्य में निवेश की खूबियां और सरकार की ओर से दिए जा रहे प्रोत्साहन के बारे में जानकारी दी। निवेश सम्मेलन को लेकर सीएम औद्योगिक संघों से सुझाव भी लिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में आकर्षक पर्यटन नीति तैयार की गई है, जिसके तहत अनेक क्षेत्रों में सब्सिडी दी जा रही है। पर्यटन क्षेत्र राज्य की आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। इसके अलावा कृषि, बागवानी, आयुष, योग, सर्विस सेक्टर और अन्य संभावित क्षेत्रों को बढ़ावा देने का रोडमैप बनाया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में हो रहे निवेशक सम्मेलन से करीब 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इन्वेस्टर समिट जब हमने सोचा कि हम करेंगे, इससे पहले अनेकों हमने जो संशोधन किए हैं, अनेकों प्रकार की जो नई नीतियां, जिसमें हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स ने जो हमको बताया, उसके आधार पर उनके जो सुझाव हमको मिले, उसके अनुसार हमने अभी जो पर्यटन की नीति है, हमारी टूरिज्म पॉलिसी लेकर आए। इसी साल हम एमएसएमई पॉलिसी लाए हैं, स्टार्टअप लाए हैं, लॉजिस्टिक पॉलिसी लाए हैं और निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए भी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाए हैं। और मुझे बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि विभिन्न क्षेत्रों में हमने 27 नई नीतियों को हमने इसमें समाहित किया है। खबर हरिद्वार से, जहां लाइब्रेरी प्रकरण में विधायक मदन कौशिक को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। विधायक निधि से बनी लाइब्रेरी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था विधायक पर। सामाजिक कार्यकर्ता ने एक याचिका दायर की थी, जिसको अब खारिज कर दी गई है। इससे विधायक के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। विधायक निधि से लाइब्रेरी बनी थी, यह आरोप लगाया गया था एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से, और इस याचिका को अब खारिज कर दी गई है। कॉर्बेट पार्क में निर्माण और 6000 के पेड़ों के कटान पर उस समय के तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह समेत कई बड़े अधिकारी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए सरकार को कहा है कि क्यों इस मामले की सीबीआई जांच नहीं हो सकती, क्यों ना इस मामले को सीबीआई को रेफर किया जाए। इसी साल हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें कई अधिकारियों के नाम नहीं थे, तो वन मंत्री का भी नाम नहीं था, जबकि उस समय हरक सिंह रावत वन मंत्री थे। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब रिपोर्ट में वन मंत्री हरक सिंह रावत का नाम था और उच्च अधिकारियों के नाम थे, तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। मामले में 1 सितंबर को सुनवाई होगी। कुछ रिपोर्ट में आया हुआ है कि शासन स्तर से भी बहुत गंभीर लैप्सेस हुए हैं, तो क्यों नहीं इस मामले को सीबीआई को भेजा जाए। ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने एक विचारण के लिए बिंदु निश्चित किया है और सरकार से पूछा है कि क्यों नहीं
कॉर्बेट की पूरी इंक्वायरी और कौन दोषी है ये सारा सीबीआई को रेफर कर दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद वन विभाग एक बार फिर से बड़े लेवल पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने जा रहा है। इसकी जद में नदी और फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे कई रसूख धारी भी आने वाले हैं। फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक ने आज और बुधवार को फॉरेस्ट अफसरों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें अतिक्रमण हटाओ अभियान की समीक्षा के साथ ही आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। वन विभाग अभी तक 2500 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा धार्मिक अतिक्रमण थे। तो सीएम के निर्देश के बाद एक्शन में वन विभाग की टीम अब आ गई है। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं। भूमि पर जो अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने की गतिविधि है, ये मुख्य रूप से भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अंतर्गत की जाती है। एक विधिक प्रक्रिया है, तो उसका पालन करते हुए जो है हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। देहरादून के टोंस वन प्रभाग में पेड़ काटने का मामला सामने आया, जहां टोंस के प्रभारी रेंजर फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड हो गए हैं। इसके अलावा फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड होने के साथ ही कहा जा रहा है कि एसडीओ डीएफओ पर भी गाज गिर सकती है। शासन को दोनों के खिलाफ कार्रवाई की फाइल भेज दी गई है। सीएम के लौटते ही कार्रवाई हो सकती है। तो अब मुश्किल में है फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड। सीएम के लौटते ही कार्रवाई होने की संभावना है। वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान राज्य भर में तेज हुआ तो हाहाकार मचा हुआ है। अब सरकार के लिए वन भूमि और सड़कों से अतिक्रमण हटाने की चुनौती से ज्यादा चिंता 2024 की है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल में रोड किनारे लगे लाल निशान से इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वन विभाग और लोक निर्माण विभाग ने हजारों लोगों को अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया है। तो वहीं अपने मकानों को बचाने की चुनौती लोगों को आंदोलन की तरफ ले गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर सिर्फ मकान ही नहीं बल्कि तमाम सड़क किनारे बने होटल, रेस्टोरेंट, कैफे भी इसकी जद में आ गए हैं। नैनीताल के अलग अलग इलाकों में विरोध हो रहा है तो कांग्रेस इन अतिक्रमणकारियों के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन राहत देने की बात कर रहा है। लोगों का सारे मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में जिसे अतिक्रमण है तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे कि जो जिनके परिवार जो इन्हीं पर निर्भर थे, जिनको फीस की है, कोई अपने सब कारोबार करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। 2 चरणों में इस अतिक्रमण को टेकअप करा जाए। पहले चरण में अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमण पर रिमूव किया जाएगा, जिसका कंप्लायंस भी माननीय न्यायालय के समक्ष जिला प्रशासन के माध्यम से और जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से दिया जाए। दरअसल सरकार ने वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, तो हाईकोर्ट ने इसे एक कदम आगे बढ़कर एक याचिका की सुनवाई करते हुए इसमें नेशनल हाईवे, जिला मार्ग और संपर्क मार्ग जोड़ दिया। इस आदेश का असर राज्य के लाखों कारोबारियों पर सीधे तौर पर पड़ा। तो विभागों ने आनन फानन में वन भूमि से लेकर लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मकानों और संस्थानों को भी नोटिस जारी कर दिया। वहीं अब इस कार्रवाई से हड़कंप मचा तो इसके नुमाइंदे कोर्ट से ही लोगों की समस्या का समाधान देख रहे हैं। माननीय न्यायालय से हमारी प्रार्थना रहेगी, हमारे लोग बोलेंगे कि समय दीजिए, इस बरसात में कहाँ डालेंगे बात। आखिर मानवीय दृष्टिकोण भी तो कहीं है। ठीक है, मैंने कोई गलती कर दी तो उसके लिए और किस्म की सजाएं होती है। एकदम मार दो, गोली मार दो तो नहीं है ना सजाओं में। मजारों से शुरू हुई कार्रवाई अब मकानों दुकानों तक पहुंच गई है। ऐसे में ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में अतिक्रमण पर बुलडोजर क्या माहौल बनाता है। नैनीताल से न्यूज 18 के लिए वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के गांव कुपड़ा में नाग पंचमी पर 2 दिवसीय भव्य मेला आयोजित किया गया। पहले दिन गांव के ग्रामीणों ने अपने इष्ट नागदेव का मक्खन, दूध, दही, घी से उन्हें नहलाया। उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। यमुनोत्री धाम के पास गीठ पट्टी के कुपड़ा गांव में भगवान शेषनाग देवता के मंदिर प्रांगण में शेषनाग मेला मक्खन की होली के साथ बड़े धूमधाम से मनाया गया। दूर दूर से कुपड़ा गांव पहुंचे श्रद्धालुओं ने शेषनाग देवता की डोली के दर्शन किए और आशीर्वाद भी लिया। सानिध्य में आने से
मनुष्यों के समस्त प्रकार के दुख विकार जितने भी है सब दूर होते हैं और इनके नाम मात्र लेने से, शेषनाग के नाम मात्र लेने से हरन्ति पापान तब नाम देहम। आज भगवान श्री शेषनाग जी की नागपंचमी महोत्सव है। ये विगत कई वर्षों से मनाई जा रही है और जो भी बाहर से जितने भी देवता सीता थे अपने मनोरथ कामना के लिए वो भगवान शेषनाग को पूर्ण कर देता है। ये खबर उन बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर के लिए है जो मनमाने तरीके से कॉलोनी काट लेते हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। प्रशासन ने उनके गड़बड़ झाले पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने रेरा और प्राधिकरण के नियमों का हवाला देते हुए मामले में सख्ती की है, जिसके बाद गलत रजिस्ट्री पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया गया है। प्रॉपर्टी डीलर लगातार प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रशासन ने 25 अगस्त को एक ऐसी बैठक बुलाई है जो इस स्थिति को स्पष्ट कर देगी। तो भूमि विवाद न हो, नियोजित विकास हो, ड्रेन सही हो, सड़क सही हो, बिजली पानी की व्यवस्थाएं सही हो, लोगों के जमीन सुरक्षित हों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने पर जब बात सामने आती है तो ये व्यवस्था है कि रेरा मानकों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के मानकों को ध्यान में रखते हुए नियोजित कॉलोनी की मानचित्र स्वीकृत कराएं और बेचें। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।